क्या मुस्लिम समाज में भी कुछ कमियां हैं? क्या हमारी जो, जिसे हम अंग्रेजी में रिलीजियस लीडरशिप कहते हैं, यानी हमारे जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, जो धार्मिक नेतृत्व है, वो किस तरह से उसको आप 12 साल में देखते हैं? क्या उन्होंने कभी गरीबों की परवाह की? मुझे मुहावरा याद आ रहा है, कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जब मर्द हिम्मत करता है तब खुदा उसकी मदद करता है। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और यहाँ पर जो है जो दुनिया इसके बाद आने वाली है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं न सिर्फ कि हमारी सरकार, बल्कि मुसलमानों का जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो उनका धार्मिक नेतृत्व है, उसने भी फेल किया है मुसलमानों को। ऐसी क्या बात आपने कही जो लोगों को इतनी पसंद आई, नेताओं को, आम लोगों को, टीवी के उन एंकरों को जिनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप क्या समझते हैं, क्यों हुए आप वायरल? मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात रख रहा था। और जैसे जैसे मैं आपकी कद को जानता हूँ, जैसे आप मुझे सड़क पे मिल जाते आंदोलन के टाइम पहले दिन, तो शायद मैं आपसे बात भी ना कर पाता, रोने लगता। मैं कद के सामने उसकी उसकी ताकत को समझता हूँ, उसकी कद को समझता हूँ, उसकी पढ़ाई और उसकी समझ को समझता हूँ। जैसे रजत ने मुझे कहा कि आप मुझसे बात करिए, बैठिए, और उनका माइक जो वो लल्लन टॉप का था, मैं उसकी हस्ती को समझता हूँ। और मुझे बस ये समझता कि मैं कैसे इस जमाने का दर्द इस सामने रख दूं। मेरे को स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा कि मैं कैसे इस जमाने का दर्द इसके सामने रख दूं, जो दिन रात हमें कोसते हैं कि लाभ भारती लाभ भारती लाभ भारती। मैं उन्हें कैसे बता दूं कि हम जीएसटी देते हैं भाई तेरे को। हमारी 8-10 लाख रुपए की आमदनी नहीं है महीने की कि 2 लाख खर्चे किए और 8 लाख बचा लिए। हम तो 500 रुपए कमाते हैं, तो 500 के 500 खर्चा कर देते हैं और सारा जीएसटी में जाता है। सही। मैं कैसे समझाऊं उसे? फिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, जिसमें विप्रो है, सिप्ला है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, तमाम बड़ी उद्योगपति कंपनियां हैं, ये चमकता हुआ इंडिया, उसमें मैं कैसे बताऊं इस चमकते हुए इंडिया में भारत बहुत पीछे छूट गया है। इस दौड़ती 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में आज भी लोग अमान्य जीवन जी रहे हैं। अमान्य, सामान्य नहीं, अमान्य। मुझे लगता है इरफान, आप क्यों वायरल हुए, मेरा अपना आकलन क्या है, मुझे लगता है आपने हमारे समाज की एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसको ऐसा लगता है ना कि बहुत दिनों से कोई बीमार हो, बिस्तर पे लगा हो, ना उसे खाने पीने को ढंग से मिला हो और ना ही कोई उसको दवा मिली हो। उसके बाद अचानक कोई आया, आपकी तीमारदारी करने लगे, पूछने लगे कि इरफान तुम कैसे हो, तो आप बजाय इसके कि जवाब दें, आप रो पड़ेंगे जी। तो मुझे लगता है आपके बयान से ये समाज रो पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने उसकी दुखती रग पे हाथ रखा और पूछा कि मेरे देश के समाज, मेरे देश के मुआशरे, तुम कैसे हो। जितना करोड़ों लोग महसूस कर रहे थे, जिसको आपने आवाज़ दी, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, 12 साल से जिसके गले पर सत्ता का बूट रखा हुआ है, अचानक ऐसा लगा कि वो बूट हटा और उस गले से आवाज़ निकली। तो वो आवाज़ ऐसी निकली कि वो एक चीख पुकार जैसी आवाज़ हुई। और मुझे इसीलिए लगता है कि इतने लोगों ने आपको इसलिए सुना क्योंकि आप एक पूरे मुआशरे, पूरे एक समाज की आवाज़ बन गए। जी। और मैं उस टाइम में अपना आपा खो चुका था और बहुत रो रहा था और अपनी ज़िंदगी की से जुड़ी हुई बातें भी मैंने बताई, और शेर व शायरी और साहित्य का भी मुझे बहुत शौक़ था। तो वहाँ से लल्लन टॉप को 2 शेर दिए थे मैंने। तो उन्हें उस बात, मेरी कोई वीडियो भी रहेगी ना, तो बिना शायरों की शायरी की नहीं मिलेगी आपको। मैं बातों में शायरी का इस्तेमाल बातों में शायरी का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मेरी अभी हाल फिलहाल में सारी जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, उनमें से अहमद फराज साहब की जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ए एहतराम, ए हजरत, ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे मार दीजिए। क्या शानदार आपने बात कही है, क्या खूबसूरत आपने बात कही है। मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो आपने अब तक ना कही हो,
जो कहने का बड़ा मन हो लेकिन कह ना पाए हो? मैं आपसे क्या कहूँ, मैं पिछले एक हफ्ते से हर किसी को कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश की एक अच्छी एक ऐसी सच्चाई बयां करूँ जिसे किसी को अच्छे ना कर सका, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ। शेर व शायरी जो है एक ऐसी चीज़ है कि साहित्य एक ऐसी चीज़ है कि उससे हम सत्ता से सवाल कर सकते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल। जब निराशा इंसान पे हैवी हो जाती है, जब निराशा इंसान पे हैवी हो जाती है तो शायर की बात से सत्ता से सवाल किया जा सकता है। जिस तरीके से गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति मैंने कही थी ललन टॉप पे कि सपन जड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से, हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव भी उठे न थे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। इस दर्द को महसूस करने की जरूरत है, क्या कह रहे हैं। और एक कविता, एक बहुत बड़ी कविता है, 7 मिनट की, कहो तो सुना दूं मैं आपको। शुरू कीजिए। शायर को शायर के शीर्षक राम, आपने सुनी होगी, सुनी है आपने? सुनाइए। आपने सुनी है? नहीं। शीर्षक राम जी। नहीं, आप बोलना शुरू करेंगे तो मुझे याद आ जाएगा शायद। हाथ काट के रख दूंगा। हाँ हाँ, सुनी है? छोटा सुनाइए इसका एक हिस्सा। पूरी सुना दूं? पूरी सुना दीजिए। आज सुना दूं? सुना दीजिए आप, हम देख लेंगे। चलिए मैं इसका छोटा सुना देता हूँ कि भारत की नींव है कविताएं, सत्य हमारी बातों में, कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में, तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस एक आर्टिस्ट का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। तो राम पहले दिल में होनी चाहिए। बहुत प्यारी बात है। अभी हम जब दीन ईमान की बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि आपके अंदर जाहिर है मजदूर का दर्द है, गरीब का दर्द है, हर भारत के करोड़ों लोगों का दर्द है, लेकिन एक मुसलमान का दर्द भी इसमें शामिल है। इसमें मोदी जी के बारे में रोज़ इस स्टूडियो में बैठ के मैं तमाम तरह की टिप्पणियाँ करती हूँ। क्या मुस्लिम समाज में भी कुछ कमियां हैं? क्या हमारी जो, जिसे हम अंग्रेज़ी में रिलीजियस लीडरशिप कहते हैं, यानी हमारे जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, जो धार्मिक नेतृत्व है, वो किस तरह से उसको आप 12 साल में देखते हैं? क्या उन्होंने कभी गरीबों की परवाह की है? भाजी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार है और ख़ास करके मेरी कम्युनिटी से आती हैं, बिल्कुल खुले मंच पर से मैं कह देता हूँ। और आप से मैं एक बात कहता हूँ, आप SIR पे दूसरी सबसे बड़ी आबादी को जागरूक करती हैं, आप CNRC पे जागरूक करती हैं, आप सरकार के छल कपट और उसकी गलत नीतियों को और उसकी दिशा के बारे में आप बताते हैं, इसलिए क्योंकि आपने इस दुनिया को पढ़ा है, इस दुनिया को समझा है, दुनिया में रह के दुनिया को समझा है। आपके मसले अपने हैं, खुदा आपके अपने हैं, कुरान आपके, कुरान मेरी है, अल्लाह मेरे है, नबी मेरे हैं, सारे पैगंबर मेरे हैं, ये प्रैक्टिस मेरी अपनी है। वो मेरी जिज्ञासा है कि मैं उसे कितने बेहतर तरीके से सीखूं। मैं आपसे सीख सकता हूं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी लगाई है इस फील्ड में। आप मुझसे सीखेंगी, मैं 2 दिन से वायरल हो रहा हूं, मैं आपको सिखा सकता हूं। मुझे लिखना ना पढ़ना आता है। नहीं सिखा सकते हैं आप, क्योंकि आपने जिंदगी की किताब पढ़ी। नहीं बाजी, सुनिए, मैं सीधी सरल बात है, पढ़ाई की एक अपनी ताकत है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुनिया की सारी ग्रंथें लिखी गई हैं, पढ़ी मतलब बोली नहीं गई, लिखी गई। पढ़ाई की अपनी एक कीमत है। दुनिया के सारे कानून और सारी व्यवस्थाएं किताबों पर आधारित है और वो पढ़े लिखों ने द्वारा ही संचालित की गई है, पढ़े लिखों ने ही उन्हें स्थापित किया है। तो पढ़ाई की अपनी जगह है। आप जिस तरीके से, बाजी में जिस बस्ती से आता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, और कुछ लोगों को इससे नाराजगी है। एक गरीब मुसलमान के घर सुबह 5 बजे 2 गरीब आए। उस गरीब ने आके कहा अल्लाह वाले आए हैं, अल्लाह की बात लेके चलो मस्जिद। उनके पास 6 सिफात है, 2 किताब है और 2 ही बातें हैं, जमीन के नीचे की तो शायद तो आसमान के ऊपर की। जहाँ आपको जीना है, जहाँ आपको सरवाइव करना है, जहाँ से आपको जमाने को फेस करना, वहाँ आपके लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं करने वाली जात अल्लाह की, वाकई में अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह ये भी तो कहते हैं हरकत पे बरकत है, करना तो आपको पड़ेगा ना। वो कहते हैं चलिए, और जो आपको लेके जा रहा है वो पीछे 40 दिन का उसका कोर्स हो रखा होगा या 4 महीने का, उसे भी ज़्यादा ज़िंदगी की बेहतर मतलब दुनियादारी की बेहतर समझ नहीं है, वो आपको लीड कर रहा है। अब आप कोई सोचिए कि
इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे प्रभावित है, और जो उन्हें लीड कर रहा है वो दुनिया की इतनी बेहतर समझ नहीं रखता। अब उससे वो प्रभावित हो जाए, अब वो भी पूरी तरीके से 6 सिफात और 2 किताब में लग जाए और दुनिया से, और जो आप इस सोसाइटी की नज़रिए से मत देखिए, जो गरीब बस्तियों में इसका जो असर पड़ता है वो बहुत प्रभावशाली पड़ता है, बहुत प्रभावशाली पड़ता है। जो उसे लीड करते हैं वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, और वो कहते हैं वो खानदानी रईस हैं जो इन्हें लीड कर रहे हैं, जो कहते हैं मत कमाओ पैसा, जो कहते हैं कि पैसा मत कमाओ, खुदा की राह में हाँ, निकलो। कि उन्होंने खजूर से गुठली खाई है, कपड़ों पे कत्ता लगाए हैं, और उन्होंने कितनी गुर्बत में ईमान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। आप उनसे सीखो, उनकी हर चीज बहुत बड़ी है, ये कुर्बानी बहुत बड़ी है, अल्लाह की राह में बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है, और इसका रत्ती रत्ती का अजर तुम्हें मिलेगा, और तुम राय के दाने के बराबर भी ईमान दुनिया से बचा के ले गए तो खुदा की कसम इस दुनिया से बड़ी तुम्हें जन्नत मिलेगी। पुलसरात का रास्ते पे ऐसे चले जाओगे तुम, मन्ना कट कट के गिर जाओगे। समझ रहे हैं? ये सारी बातें। फिर वहां पे एक पुरुष है, उस पुरुष को बताया जाएगा कि अनार के दाने से भी ज्यादा खूबसूरत होगी वो हसीना, और सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकेगी। और वो बहुत इंटरेस्ट, हाँ कितनी अच्छी बात है। और शहद और नदियों की बाढ़ आएगी, वो सारी चीजें, सारी गुर्बतें भूल गया, सारी परेशानी भूल गया और लग गया पूरी तरीके। इबादत करनी है बस उसको, और उसको दुनिया के, तो यही तो बात है कि आखिरत के लिए तैयार किया जा रहा है और दुनिया के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। मुझे मुहावरा याद आ रहा है, कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जब मर्द हिम्मत करता है तब खुदा उसकी मदद करता है। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और यहाँ पर जो है जो दुनिया इसके बाद आने वाली है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं न सिर्फ कि हमारी सरकार बल्कि मुसलमानों का जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो उनका धार्मिक नेतृत्व है, उसने भी फेल किया है मुसलमानों को। भाई जिस तरीके से हम न्यायमूर्ति जोगिंदर सिंह सच्चर की रिपोर्ट आई 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत देश में आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पे दलितों से भी बदतर हो गई। तो और क्या सुनना बाकी था इन्हें। लेकिन वो कह रहे हैं जाओ नमाज पढ़ो, वो कह रहे जाओ नमाज पढ़ो। अगर आपके पास एमई और जामिया ना हो तो फिर क्या है आपके पास, और वो भी चले जाएं आपकी राह पे। देखिए कहते हैं इस पानी को पीने के लिए गिलास की जरूरत होती है, इस दुनिया को जीने के लिए इल्म की जरूरत होती है। और कुरान की पहली लाइन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और समझा है कि इकरा यानी पढ़ो, पहला शब्द आया। सही बात, इकरा यानी पढ़ो। और आपने इनकी प्रैक्टिस से, इनसे जुड़े हुए लोगों से मैं जब बात करता हूँ ना, वो खाते कमाते ठीक ठाक भी हैं, तो भैया क्या रखा है, कौन सा नौकरी मिल रही है। नौकरी नहीं, आपको शिक्षा बेहतर इंसान बनाती है, आपको दुनिया के सामने खड़ा करते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम स्कूल जाएंगे तो हमें कोई लालच ही है, हमें गवर्नर ही बनना है। उसकी काबिलियत भी होगी तो हम गवर्नर भी बनेंगे, लेकिन गवर्नर बन के सत्ता के गुलाम ना बने। एक गवर्नर साहब है ना, हाँ, गवर्नर भी बन गए, वो इसी धर्म के मानने वाले हैं जिसको सताया जा रहा है, और वहाँ सत्ता की गुलामी भी कर रहे हैं। खैर उनकी बात ये बाजी, इस बात को लेके मुझसे लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर अगर हम उससे जूझ रहे हैं तो हम नहीं और मैं भी गया हूँ, मैंने 40 दिन लगाई है, अच्छा। 3 दिन की जमातें कई बार लगाई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 6 सिपात में 7वीं सिपात ये होनी चाहिए कि भैया उन्हें जो लीड कर रहे हैं वहां से, उन्हें ये बोलना चाहिए कि भैया गरीब मुसलमान के घर जब जाके ये सब चीजें बोली जा रही हैं, उसे ये भी बोल के भैया तो मस्जिद चल, बच्चों को फटाफट तैयार करके स्कूल भेज दे, भैया पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत प्यारी बात कही आप। मुझे लगता है आप सबको नाराज कर देंगे। आप तो हमें प्रधानमंत्री की वजह सरकार को भी नाराज करेंगे, हमारे मौलवियों को भी नाराज कर देंगे। बात ही ऐसी करते हैं, सब नाराज हो जाएंगे कि भाई देखिए ये आदमी तो इतना सच बोलता है, इसको कैसे सहें, आपके इतने सच को हम सहें कैसे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, आज जिस इरफान को दुनिया देख रही है वो कुछ तो समझता होगा इस दुनिया को। जब भी तो मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला है, तो जब मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूँ या संविधान की बात कर रहा हूँ या संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी समझा तो है। और इस समझ से मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे पत्रकार और छात्रों से बड़ा प्यार और मोहब्बत है। तो इसलिए क्योंकि वो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं समझता हूँ, सीखता हूँ। तो आपकी मतलब आपकी नज़र में दुनिया है ही नहीं, आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है,
चाहे कैसे भी जी लेंगे, आखिरत की तैयारी हो बस रही है। आखिरत की तरह। मौत पल भर का पता नहीं, मौत बाहर है, एक दिन मरना है, ये दुनिया खाक है, कोई फायदा नहीं, किसके लिए, ये सब बातें। और जाके अपने महल में सो जाएंगे फिर। जाके अपने महल, वो लोग जो लीड कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनके वो जितनी सरकार बहुत सारी पॉलिसी लिया है, उनकी नीयत तो है नहीं, वो लाएंगे भी नहीं। अगर ले आए भी तो जमीन पे वो स्कूल भेजे कैसे हैं, तैयारी ही नहीं है। जमीन पर तैयारी नहीं अब है। आखिरी आपसे दो चीजें। पहली बात तो अब आगे का रास्ता, ये पूरी शोहरत, ये सब कुछ जो मिल रहा है इरफान को, नहीं, आप हर एक चीज के लायक हैं। आपने अपने आप को बनाया है, आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, अचानक एक मौके ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, और ये शोहरत, ये इज्जत, ये अहमियत, जो भी कुछ आपको मिल रही है, हर एक शब्द, हर एक चीज़, हर एक मिनट के आप लायक हैं। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। तो अगला इरफान के लिए क्या होगा? और आखिर में मैं ये भी चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें संविधान की जो प्रियम्बल है, हाँ। प्रस्तावना है, उसके साथ इस कार्यक्रम को हम ख़त्म करें। लेकिन उससे पहले मुझे अपना प्लान बताइए, क्या है प्लान मेरा? सीधा सिंपल सीधा यह है कि मुझे देखने वाले तमाम लोग या मुझसे जुड़ने वाले जो लोग हैं, तो मैं उनसे यही कह, वो सब लोग देश का भला चाहते हैं, आप देश का भला चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं। और राजदीप सरदेसाई बोल रहे थे कि अगर आपसे पीएम मोदी मिलना चाहे तो आप मिलेंगे। तो मैंने उनसे भी कहा, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन आप भी देश का भला चाहते हैं, हम भी देश का भला चाहते हैं, बस हमारे वैचारिक मतभेद है, मिलने में क्या बुराई है बाजी। तो इसी तरीके से हम सब देश का भला चाहते हैं, एक साफ सुथरा भारत चाहते हैं, और सबको सम्मानजनक जीवन मिले। ये लड़ाई बहुत लंबी है, मुझे पता है कि ये बहुत दूर का सफ़र है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जो लड़ाई जो है ना, एक मजबूती लड़नी चाहिए, और एक नज़रिया साफ सुथरा रखना चाहिए कि चलिए ठीक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता बने रहेंगे, या राजनीतिक कार्यकर्ता बनेंगे, या अध्यापक बनेंगे, क्या करेंगे? ये तो वक्त की कोख में पल रहा है, वक्त की कोख में क्या पल रहा है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब निष्पक्ष होके और फिर मैं अपने इतनी देर से राहुल जी के ऊपर बात बताइए। ये गलत बात है। बताइए। ये तो बहुत गलत है। क्या उनके मिलने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया? भाई मैंने राहुल गांधी जी से के बारे में बात करनी चाहिए। पूरी मशीनरी इस बात के लिए लग गई, सारा पैसा, धन, बल, छल कपट उनको बदनाम करने में इसलिए लग गया क्योंकि वो इंदिरा जी के परिवार में जन्मे, वो सोनिया राजू के बेटे हैं, वो प्रियंका के बेटे हैं, और वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहा, मैं और आप नहीं सह सकते थे। वो 20 पिया है उन्होंने, और मुझे भय नहीं रहा उनकी तरफ। मैं जब उनसे मिला तो मैंने कहा सर, क्योंकि मैं तो किसी राजनीति का बंधुआ मजदूर नहीं रहा, और मैं किसी विधायक जी या मंत्री जी की चमचागिरी करके मैं उन तक नहीं पहुंचा। मैंने सड़क पे संघर्ष किया, और संघर्षकारी की एक अपनी अलग पहचान होती है, उसके बात करने का लहजा, तरीका सब अलग होता है। मैंने उनसे कहा सर, इस देश की मेहनत का आबादी की पीड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये आपको तय करना कैसे करना है। देश में सम्मान और एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं, और होनी नहीं चाहिए, वो जमीन पे लागू भी होनी चाहिए। ये आप तय करेंगे कैसे करना है, क्योंकि आज निकल सत्ता में आएंगे। और उन्होंने मुझसे कहा ये मुश्किल, क्या नाम, इन लोगों को आना चाहिए जो इससे पीड़ित है। मैंने कहा सर वो मजदूर है, वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक दिन नहीं कमाएंगे तो कैसे घर चलेगा। तो फिर उन्होंने मुझसे मेरी बातें सुनी, और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आपने हमसे वादा खिलाफी करी तो हम आपके खिलाफ भी असहमति रखेंगे और सड़कों पे आ जाएंगे। उनके मुंह पे सर मैंने कहा, उनके मुंह पे मैंने ये बात कही। जवाब उनका? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक से कह रहे हैं। कहा कि तुम्हारी ये मजाल, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उनसे बहुत सारी बातें हुई, वो बहुत कम बोल रहे हैं, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि मजदूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं, और भारत में मजदूर नहीं गुलाम है। और मुझे सबसे अच्छी उनकी बात ये लगती है कि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो सुनते हैं। हाँ। सबसे प्यारी बात। अब हम आखिर करते हैं इरफान इस सेशन का संविधान की प्रस्तावना के साथ। हाँ, मैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ता नहीं, उसके हर शब्द को जीता और महसूस करता हूँ, और वो भारत के हर तरीके से भारत की एक रचना है। भारत के अनेकता में भी एकता है। सभी धर्म जाति समुदाय के जीवन को बेहतर करने की बात करता है। इस पर्यावरण प्रगति और जंगल जमीन को बेहतर और सुरक्षित करने की बात करता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों में समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा
26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। क्या बात है। इसके बाद मैं एक शब्द नहीं कहूंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान को पढ़ा नहीं, संविधान को जिया है। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र निर्माता जब ये संविधान लिख रहे थे इरफान, आपके जैसे लोगों को नजर में रखकर ये संविधान जी लिख ये रहे थे। बिल्कुल और आज ये संविधान उसकी ये प्रस्तावना मुझे कामयाब लगती है। अगर एक आदमी पे भी लागू हो गई, आपने जिस तरह से इसको पढ़ा, मैं यकीन जानिए कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए जब आप ये पढ़ रहे थे। यही मैंने बाजी मुझसे ना मैं बस छोटी सी बात कर रहा हूँ। मुझे बाजी अभी एक पत्रकार ने कहा कि बतौर इरफान जिस तरीके से आप निडरता से पूछते हैं, और बहुत बड़े पत्रकार ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा जिस दिन डर लगने लगेगा तो समझ लेंगे कि लोकतंत्र मर गया। मुझे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और हर किसी व्यक्ति को अपनी धर्म जाति पहचान से साइड हटके अपने मौलिक अधिकारों के तहत अपनी असहमति रखने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ पिछले कुछ सालों में 19,000 से ज़्यादा लोगों पे यूएपीए लगे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा है। उसके बावजूद भी हम मानते हैं कि अभी संविधान हमें इस बात की जगह देता है कि हम तानाशाही हिटलरशाही के सामने खड़े हों और उसे झुकाएं कि अभी आप भी संविधान के दायरे में ही हैं। ये कुर्सी राजा की नहीं, प्रजातंत्र की है, जो जनता द्वारा चुनी गई है, और आपको सेवा और देश हित और लोक हित के लिए बिठाया गया है, ना कि अपनी हिटलरशाही दिखाने के लिए। बहुत शानदार बात। और आखिर में करूंगी इस कार्यक्रम का उमर खालिद के उन शब्दों के साथ। उनको गिरफ्तार करने से ठीक पहले एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, मैं इत्तेफाक से उस कार्यक्रम का भी हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की 400 नहीं, 500 नहीं, 1000 सीटें भी आ जाएं, तब भी उनको भारत के संविधान के मातहत काम करना पड़ेगा। इतनी प्यारी उन्होंने बात की, और शायद मुझे लगता है इसी बात के लिए उस व्यक्ति को हमेशा के लिए जेल में भेज दिया गया। भाई मैं भारत जोड़ो यात्रा में था ना, तो मैं एक बार पत्रकार से बात कर रहा था, तो जिस तरीके से सफूरा है और तमाम एक्टिविस्ट बहुत कुछ सहा है CNRC आंदोलन के बाद, और उमर, और अभी तक बहुत सारे जो हैं लोग जेलों में हैं। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो बिरयानी खा रहे हैं मेरे रिलीजियस लीडर, ये मेरे लीडर नहीं है, मेरे लीडर यही हैं। और बात रही जो उमर खालिद के नाम से पिनक जाते हैं, दिल्ली पुलिस की दलीलें उसी दिन जिस दिन ट्रायल होगा उसी दिन डस्टबिन में नजर आएंगी। कम से कम शुरू तो हो। ट्रायल आते ही वो सारी दलीलें डस्टबिन में नजर आएंगी। कुछ भी दम नहीं है उनमें, बस वो धाराएं ऐसी हैं, वो मुकदमा ऐसा है, उसमें आदमी लंबे समय तक सुनवाई से वंचित रह जाता है। केरला वाला जो केस हुआ था, इस निंदा वाला, नजीमाला जो जोसेफ का जो हाथ काट लिया था, हाँ, उन सब चीजों की हम भी निंदा करते हैं, आप और हम सब। सही बात है। अगर उन पे कूड़ा फेंकने वालों के लिए उन्होंने दुआ करी, अगर उन्हें किसी ने कुछ कहा, छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका। आप यहाँ आए, आपने इतनी प्यारी हमसे बातें कही। मैं कहूँगी ये पूरा छोटा सा स्टूडियो बिल्कुल गुलजार कर दिया। मैं इतनी समझ नहीं लगता बाजी, बस ये है कि मैं आप जैसे से मिलता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।